फैमिली प्लानिंग वाला चुनाव। जी हां, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरोस। आप देख रहे हैं विशेष। यूपी की योगी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने की तैयारी है। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चों वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। इस मुद्दे पर बड़ी बहस होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे वो उम्मीदवार जो अनपढ़ हैं या फिर पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने जा रहा है। दरअसल यूपी सरकार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने की तैयारी में है। महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता तय की जा सकती है। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चे वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी सरकार 2 से अधिक बच्चे वाले महिला पुरुष उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। यूपी में ग्राम प्रधान समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है। वहीं कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में चुनाव कराने की संभावना नहीं के बराबर है। सूत्रों की माने तो यूपी की योगी सरकार पंचायत चुनाव को अगले साल जून में कराने की तैयारी कर रही है। इस दौरान प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों को लेकर यूपी सरकार उम्मीदवारों को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश सरकार पंचायती राज अधिनियम में एक संशोधन भी ला सकती है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यूपी सरकार प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए इस तरह का मसौदा तैयार कर सकती है, लेकिन सरकार द्वारा लाया गया कोई भी प्रस्ताव बिना हंगामे के कैसे पास हो सकता है। इस प्रस्ताव के चलते सरकार को अब कड़ी आपत्तियों का सामना भी करना पड़ रहा है। विपक्ष ने इसे मनमाना और अन्यायपूर्ण बताया है, लेकिन आपको मालूम होगा कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्य में पहले से ही इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार इस नए प्रयोग को क्या सफलतापूर्वक राज्य में लागू कर पाती है या फिर नहीं। डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। जी हाँ, तो इससे प्रदेश की सेहत पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। पढ़े लिखे, हालांकि जब आपके पंच होंगे, सरपंच होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं विकास को गति मिलेगी। और इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की जो तैयारी है, जो सरकार की परिवार नियोजन योजना है, उसको भी इस दरमियान कहीं ना कहीं ज़मीनी और मूर्त रूप मिलने को रहेगा, क्योंकि देहात क्षेत्र में या पंचायत चुनावों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बच्चे भी ज़्यादा ही होते हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि उनमें अशिक्षा की कमी है, वो लोग शिक्षित नहीं हैं, इसलिए वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब इससे आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि यूपी सरकार में इस प्रस्ताव से चुनाव लड़ने के लिए विशेषकर समाज, जो कि निचले समाज है, उसके तबके के उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में रोका जा सकता है, क्योंकि निचले तबके में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई भी जागरूकता नहीं है और यही वजह है कि उन लोगों के बच्चे ज़्यादा हैं। अब वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील की थी कि पंचायत चुनाव में उन लोगों को न लड़ने दिया जाए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के नियमों का भी जिक्र किया था। संजीव बालियान ने यूपी की योगी सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण का अभियान प्रदेश को शुरू करना चाहिए। आगामी पंचायत चुनाव में आगामी उत्तराखंड राज्य की तरह ही 2 से अधिक बच्चों होने की स्थिति में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार न हो, इस तरह की रोक लगाई जाए, ऐसा एक नियम बनाया जाए, ऐसा अधिनियम लाया जाए। इसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पत्र लिखा योगी सरकार को। इसके साथ ही विपक्ष जो है, अब जाहिर तौर पर जब इस तरह की प्लानिंग अगर सरकार कर रही है तो विपक्ष आड़े हाथों लेने को तैयार है। विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये आम आदमी के हक पर सरकार मनमानी तो कर ही रही है, लेकिन उनके हकों के अधिकारों को भी छीनने की कोशिश कर रही है। तो यूपी के भविष्य के लिए नया मंत्र सरकार तैयार कर रही है। फैमिली प्लानिंग वाला चुनाव, ये एक बड़ा सवाल। क्या वाकई में इस तरह की स्थिति अगर बनती है, अगर ऐसा कुछ होता है, ये अगर नया फॉर्मूला जो कि राजस्थान, उत्तराखंड और बाकी राज्यों में लागू है वो यूपी में लागू होता है, तो इससे फायदे क्या कुछ होने वाले हैं।
क्योंकि आपको ये बता दें कि यूपी में साल भर पहले से ही चुनाव की तैयारियों में तमाम उम्मीदवार जुट जाते हैं और वो डोर टू डोर जाना शुरू कर देते हैं, अपनी प्लानिंग तैयारी शुरू कर देते हैं। कहा यह भी जाता है कि आम चुनावों के मुकाबले पंचायत चुनाव सबसे ज्यादा कठिन भी होते हैं। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपूर्ण कराना, और ऐसे में इसकी जो प्लानिंग है वो तैयार की जा रही है। आपको ये बता दें कि 25 दिसंबर को पंचायत चुनाव का कार्यकाल प्रधानों का खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से आगे बढ़ाया गया है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि 2021 के जून महीने में चुनावों को कराया जाएगा और उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है, यानी कि एक प्लानिंग जो सरकार की तरफ से है वो प्लानिंग शुरू कर दी गई है। दो से ज्यादा बच्चे वाले लोग न लड़ पाए चुनाव। जी हां, यह संजीव बालियान का बयान था। बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील की कि पंचायत चुनाव में उन लोगों को न लड़ने दिया जाए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के नियमों का जिक्र भी किया था। संजीव बालियान ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि हमारे प्रदेश को जनसंख्या नियंत्रण का अभियान शुरू करना चाहिए। आगामी पंचायत चुनाव में उत्तराखंड राज्य की तरह ही 2 से अधिक बच्चे होने की स्थिति में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार न मिले, ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा। और कुछ इसी तरह की जो चिट्ठी में उनकी मंशा थी, उसी के मॉडल स्वरूप एक नया नियम तैयार हो रहा है। अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि विपक्ष जी हां, तो आपको यह बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर एक नया मॉडल, एक नया स्वरूप तैयारी में है, क्योंकि योगी सरकार इसके लिए अब कमर कस चुकी है। ऐसे में विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। मैनेजिंग एडिटर मेहर मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। मेहर जी, फैमिली प्लानिंग वाला ये चुनाव, हालांकि एक नई तैयारी, हवाला ये दिया जा रहा है, चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हवाला दिया हो, मुख्यमंत्री को उन्होंने एक पत्र भी लिखा था, उन्होंने कहा था कि ऐसा चुनाव, इस तरह की प्लानिंग की जाए कि पंचायत चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे जिनके हों उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। ऐसे में योगी सरकार इसी पर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के पेट में अभी भी दर्द है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि इस पूरे फैमिली प्लानिंग वाले चुनाव की जो प्लानिंग है वो तैयारी हो चुकी है और ऐसे में निचले तबके के उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में झटका लगने वाला है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यूपी सरकार के इस प्रस्ताव से चुनाव लड़ने के लिए विशेषकर समाज के निचले तबके के उम्मीदवारों को एक बड़ी संख्या में रोका जा सकता है, क्योंकि निचले तबके के लोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनके अंदर जागरूकता नहीं है और यही वजह है कि उनके 2 से अधिक बच्चे हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई मंत्रियों को देखा होगा जो दस्तखत करने नहीं उनको आता है, लेकिन वो मंत्री भी बन गए। अब ऐसे में पंच भी आपका पढ़ा लिखा होगा। एक बार फिर से रुक करेंगे। मैनेजिंग एडिटर मेहर मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। मेहर जी, फैमिली प्लानिंग वाला ये चुनाव है, एक नई तैयारी योगी सरकार के द्वारा, बाकी राज्य चाहे वो उत्तराखंड का जिक्र हो या फिर राजस्थान का जिक्र हो, 2 से ज्यादा बच्चे तो चुनाव में अयोग्य घोषित, और कम से कम आपका सरपंच 8वीं पास तो होना ही चाहिए। देखिए, फैसला काफी अहम, मतलब जो काफी बड़ा कदम माना जा रहा है और इसमें यह है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने की जो बात हो रही है कि ठीक है, न्यूनतम 8वीं पास तो होना ही चाहिए, और दूसरा ये भी है कि 2 बच्चों वाला इसमें एक क्लॉज है। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि अपने आप में जो हमारे डेमोक्रेसी में तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से चल रही हैं, कवायदें चल रही हैं और तमाम तरह रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म की कोशिश इसको कह सकते हैं, और निश्चित रूप से एक सुधार की प्रक्रिया की एक अहम कड़ी है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो ग्रामीण मिजाज का देश है, गांवों का देश है हमारे, और खुद गांधी जी का एक बहुत फेमस एक कोट है कि भारत की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है। तो अब पंचायत चुनाव है, पंचायत जमीनी लेवल पे एक तरीके से प्रशासनिक जो पार्ट होता है उस मशीन फॉर्मूले को लागू करना जी कितना आसान होगा यूपी में इस फॉर्मूले को लागू करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में
तमाम वो लोग, एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी कहा जाता है कि विशेषकर जो निचला तबका है उसको तो रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको परिवार नियोजन की जानकारी नहीं, उनको जनसंख्या नियंत्रण की जानकारी नहीं, इसलिए उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। वहाँ क्या स्थिति बनेगी? देखिए, ये जैसा कि यूपी के बारे में एक सामान्य ज्ञान है और कहा जाता है कि इस देश की सियासत का जो शिखर का रास्ता यानी दिल्ली का रास्ता जो यूपी के थ्रू जाता है, ये बहुत पुरानी कहावत है और निश्चित रूप से इसलिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा इसे यूपी में उत्तर प्रदेश में लागू कराना। और उत्तर प्रदेश में अगर ये फॉर्मूला सफल होता है। उमाशंकर भी हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। मेहर जी, रोकूंगा अभी, आप भी बने रहिएगा। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। थैंक यू। उमाशंकर जी, योगी सरकार एक नए फॉर्मूले पर चुनाव कराने की तैयारी में है, पंचायत चुनाव। आपका पंच पढ़ा लिखा हो, यानी कि कुल मिलाकर 8वीं तक तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, और 2 से अगर ज्यादा बच्चे हैं तो फिर अयोग्य घोषित हो जाओगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस तरह की सर्जरी को? देखिए, बच्चे 2 ही अच्छे, ये नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था परिवार नियोजन जब लागू किया गया था जी। उसमें मंशा स्पष्ट था कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। जब शिक्षा की बात हम करते हैं तो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय की देन है शिक्षा का स्तर उठाने के लिए। लेकिन हम अगर एकाएक ये कह देते हैं कि आज के बाद जिसके 2 बच्चे हैं वो 2 बच्चे से ज्यादा है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जो कक्षा 8 या 10 पास नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, मुझे लगता है ये संविधान की मंशा के विरुद्ध है। संविधान कहता है कि जो भारत का नागरिक है, दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये जो एकाएक ये कह देना कि इस बार से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा उसमें जो कक्षा 8 पास नहीं होगा और जो क्या कहते हैं 2 बच्चे से, लेकिन पांडे जी, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान में ये फॉर्मूला लागू हो चुका है। अब सवाल यूपी का है। मैं उस पे आऊंगा, मैं जान रहा हूँ, मैं उस पे अभी चर्चा करूंगा। ये जो कर देना चाहते हैं ये सर्वथा संविधान की मंशा के विरुद्ध है। हरियाणा में भी भाजपा ने ही लागू किया था, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी और इन्होंने लागू किया था। इसके पीछे इनकी जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, ये दलित और पिछड़े गरीब शोषितों के विरुद्ध है। ये आप सोचिए कि अगर कोई कक्षा 8 या 10, जैसे हरियाणा में 10 की बात है, कक्षा 8 भी जो नहीं पास होगा, आप समझिए ये मैक्सिमम तबका कहाँ का होगा, ये गरीबों का होगा, ये शोषितों का, वंचितों का होगा, ये पिछड़ों का होगा, ये दलितों का होगा। यानी कि ये नियम जो है दलितों, पिछड़ों, शोषितों, गरीबों, वंचितों के विरुद्ध है। जैसा कि हरियाणा में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले, और यही काम उत्तर प्रदेश में करने की साजिश योगी जी की सरकार रच रही है। जो लेकिन पांडे जी आपको और अवसर मिलेगा, अपनी बात पूरी तरह से रखिए, लेकिन एक सवाल और ले लीजिए मेरा। इस तरह की व्यवस्था जो अब तक चली आ रही थी भारत की आज़ादी के बाद से, और जब से ये तय किया गया कि पंचों के हवाले रहेंगे पंचायत, उनको मुखिया बनाया जाएगा, तब से ये व्यवस्था लागू है। वहाँ पर किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं था। हालांकि ये जरूर था कि जो सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं आम चुनाव के तहत, ऐसे ही वहाँ पर भी चीज़ें रिजर्व हो जाती हैं। वहाँ पर दलित, शोषित और जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं उनको भी चुनाव लड़ने का अवसर मिला है, वो भी प्रधान चुने गए हैं। सवाल ये है कि अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, आज देखिए आज का ज़माना कहाँ पहुँच चुका है, हर सब कुछ आपके एंड्रॉयड मोबाइल में है, लेकिन अगर वो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा वो कैसे अपनी पंचायत को चला पाएगा, कैसे उसे अच्छा रूप दे पाएगा? अब तक जो बदलाव होना है उस बदलाव के प्रति आप लोग क्यों, सरकार की इस तरह की योजनाएं जब कोई मसौदा तैयार करती है सरकार, तो क्यों विरोध होता है उसका? क्या लगता है कि जो पहले का ढर्रा था, जो पहले का ढांचा था, वो सब कुछ ठीक है, बदलाव नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, मेरी आप बात सुनिए, मैंने बिल्कुल कहा कि ये इससे किसी को विरोध नहीं हो सकता कि चाहे पंचायत हो या कोई भी जहाँ जनप्रतिनिधि है वो अनपढ़ हो, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा अगर स्पष्ट है और साफ है तो परिवार नियोजन वाली योजना को भी तो आप ही लेके आए थे, जनसंख्या नियंत्रण को आप ही कह रहे हैं कि हमने ही नारा दिया था बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ हमारी मंशा साफ थी, लेकिन हमने इसको
थोपा नहीं है। अगर इनकी मंशा साफ है तो ये सबसे पहले लोकसभाओं में लागू करें, लोकसभा में लागू करें, सबसे पहले ये विधानसभा में लागू करें। जी। कक्षा 8 वो तो पूरे देश का कानून बनाते हैं ना। लोकसभा में जो चुन के जाएगा वो तो पूरे देश के लिए कानून बनाएगा, उसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। विपक्ष गांव में लागू नहीं होने दे रहा, लोकसभा में लागू हो जाने देगा विपक्ष। लोकसभा के लिए सबसे पहले ये कानून क्यों नहीं बनाया गया? सबसे पांडे पहले जी, ये कानून राज्यसभा पांडे जी, गांव में लागू करने नहीं दे रहा विपक्ष, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में लागू कर दिया जाए। जी, मैंने कहा गांव में लागू होने नहीं दे रहा विपक्ष, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में, लोकसभा में और बाकी चुनावों में लागू कर दिया जाए। कैसे उम्मीद कर रहे हैं आपके विपक्ष जो है आसानी से इस मसौदे पर सहमति दे देगा? कानून बनाते हैं जो पूरे देश का कानून बनाता है वो अनपढ़ है चलेगा, लेकिन ग्राम पंचायत का प्रधान अनपढ़ नहीं चलेगा। ये तो गलत नीति हो गई ना। जो पूरे देश का कानून बनाता है उसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। इसका मतलब की मंशा इस पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बच्चे तो ही अच्छे, सभी एजुकेटेड हों, क्योंकि शिक्षा से ही सबका सर्वांगीण विकास हो सकता है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। चलिए ठीक है, आपकी बात आई। तारिक अहमद लारी भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अहमद साहब, बहुत स्वागत है एनवी न्यूज में आपका। जी शुक्रिया। अहमद साहब, एक नया मसौदा तैयार हो रहा है। अब जो व्यक्ति 8वीं पास होगा उसी को योग्य माना जाएगा। यूपी में 2 बच्चे जिसके होंगे वो अयोग्य होगा, यानी कि पूरी तरह से फैमिली प्लानिंग वाला ये चुनाव होने जा रहा है। आप सहमत हैं? नहीं, मेरे सहमत होने से तो हो नहीं सकता, डिक्टेटरशिप चल रही है। नहीं, पार्टी सहमत है, आपकी सपोर्ट करेंगे इस तरह के एक नए मसौदे को? नहीं, मैं कहता रहा हूँ कि हम लोग के सहमत होने से कुछ होता नहीं है। हम लोग के सहमत होने, क्योंकि डिक्टेटरशिप चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। इनको करना अपने मन का है, संविधान से ऊपर अपने आप को समझ के ये काम कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं 2 बच्चे वही चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए एक बच्चा पहले हुआ और अचानक 2 टेंस हो गए बाद में, तो क्या करेंगे? ये तीसरे बच्चे को मार देंगे, दफना देंगे, या किसी और को तान में दिलवा देंगे? क्या करेंगे? उस पर भी तो इनको विचार करना पड़ेगा ना। जिसके 2 बच्चे होंगे वो चुनाव लड़ेगा। ये ऐसा तो नहीं कहीं जो लोग जिन युवा शक्ति को बढ़ाने का मौका दिया जा रहा हो, इस तरह से ये व्यवस्था लागू, आप समझ क्या रहे हैं? युवा शक्ति की बात नहीं है, युवा शक्ति की बात नहीं है ये। उमाशंकर पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस बात, अहमद साहब, उमाशंकर पांडे भी हैं कांग्रेस से, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, वो भी सहमत नहीं। वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो ठीक नहीं, पढ़ा लिखा हो मान लिया, लेकिन 2 बच्चे वाला फॉर्मूला ठीक नहीं। आप भी वही बात कह रहे हैं? नहीं, पढ़े लिखे में भी हमें ऑब्जेक्शन है, क्योंकि इस देश के संविधान ने हर भारतीय नागरिक को चुनाव लड़ने की इजाजत दी है। आप संविधान बदलने जा रहे हैं। अगर ये संविधान बदल रहे हैं तो ये बहुत ही खतरनाक काम करने के इरादा रख रहे हैं। जी, लेकिन बाकी राज्यों में हो चुका है ऐसा। क्या कांग्रेस इस बात के लिए एग्री है? बाकी राज्यों में है। क्या नाम है पांडे साहब, उमाशंकर पांडे जी, राजस्थान में आपकी सरकारी चल रही है? नहीं, मैंने, देखिए आप मेरी बात सुनिए। पहली बात तो चीजें जो मैंने कही मैं फिर से दोबारा स्पष्ट कह दूं। हम चाहते हैं पढ़े लिखे लोग आए, हम चाहते हैं। तारिक साहब तो चाहते हैं नहीं आए ऐसे लोग पढ़े लिखे भी, वो कह रहे हैं कि सब लड़ो भैया, सबको अधिकार है लोकतांत्रिक देश में। आप मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मुझे अपना स्टैंड क्लियर करने दीजिए। जो मैंने कहा 2 बच्चे हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। बच्चे तो ही अच्छे हमारा नारा था। सभी शिक्षित हो, सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हमने एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। कांग्रेस पार्टी की ये सोच है। लेकिन जो संविधान है, संविधान कहता है कि जो भारत का नागरिक है, दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। पांडे जी, ऐसे में ये कानून पांडे जी, वो सुन लीजिए मेरी बात प्लीज आ जाने। पांडे जी समझ गया मैं। अहमद साहब भी है मेरे साथ। कान इधर से पकड़ो या फिर घुमा के पकड़ो, पकड़ कान ही रहे हो। एक तरफ कह भी रहे हो कि नहीं हम ये चाहते हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि नहीं संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप चलेंगे, सबको अधिकार है। तारिक अहमद साहब, ये तो गोलमोल बातें हो रही हैं पांडे जी की। पांडे जी कह रहे हैं देखिए हम तो चाहते हैं भैया सब कुछ व्यवस्था ठीक हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं। देखिए कांग्रेस हमेशा से डुअल रोल खेलती है। कांग्रेस दो मुंह साफ है। आप याद करिए जनसंख्या कानून के लिए इन्होंने 1975 में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए इन्होंने कहा था कि पूरे देश में जनसंख्या कानून बनेगा।
लेकिन पांडे जी, टारगेट किसको किया? दो मुहे इन्होंने साफ हैं आप। मुसलमानों को किया। तारिक अहमद साफ कह रहे हैं। इंदिरा गांधी ने बाकायदा इमरजेंसी लगाई, मेरे पास, हम्म लेकिन मैं बाकायदा इमरजेंसी लगाई इन लोगों ने। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को गलत तरीके से मत रखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना पांडे जी, मैं तो गलती नहीं रख रहा, आप अपनी बात रख रहे हैं। पांडे जी ये बिल्कुल सही बात रख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वही आप ये भी कह रहे हैं। संविधान में ये है। तारिक अहमद साहब, जो पांडे जी कह रहे हैं, क्या आप भी वही मतलब समझ पाए? उन्होंने कहा कि देखो हम तो कानून लाए, 2 बच्चे अच्छे। अब मैं बता देता हूं एक बार फिर से, पांडे जी अब तो सहमत हो जाएंगे। आपने कहा 2 बच्चे अच्छे, हम ये कानून लेके आए थे, ठीक है, लेकिन हमने थोपा नहीं, यही। दूसरा, आपने कहा हम चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास हो, भारत का भविष्य उज्जवल हो, हम चाहते हैं पढ़ा लिखा नौजवान हो, ऐसा नेता हो, ठीक, यही बात है ना आपकी। लेकिन आप दूसरा ये भी कह देते हैं कि देखिए संविधान के अनुरूप चलेगा भैया, संविधान के हिसाब से चीजें होंगी, सबको अधिकार है। आपने नहीं जोड़ा उसको। मैंने ये कहा कि सरकार एक निश्चित टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम तय कर दे कि इस तिथि के बाद जो लोग पैदा होंगे उनके लिए 2 बच्चे का कानून लागू होगा, मान्य होना होगा, और इस तिथि के बाद जो लोग इस मिनिमम और पढ़े लिखे का क्या क्राइटेरिया तय होगा? होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पढ़े लिखे का क्या क्राइटेरिया? तारिक अहमद साहब, और इससे लोगों के स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार। तारिक अहमद साहब, अब देखिए पांडे जी ये तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नियम बना दे कि इस तारीख से इस तारीख, फलानी कोई एक समय सीमा, डेट ऐसी निश्चित कर दे, लेकिन पढ़ाई लिखाई पे फिर चुप हो गए। तारिक अहमद साहब, देखिए बेसिकली मसला क्या है, ये इस बात को मैंने जो बात इनके दुखती रथ पे हाथ रख दिया था 1975, इन्होंने थोपने की कोशिश की थी, लेकिन 1977 में इनकी सरकार पलट गई तो ये थोप नहीं पाए। नहीं तो इस तरह से जितना इन्होंने मुसलमानों को भर के और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को भर के इन लोगों ने ट्रकों में लाद के उन सबको अस्पतालों में डाल के इमरजेंसी के टाइम पर नसबंदी किया था, तो वो क्या हुआ? वही अब कांग्रेस के ही चीज को फॉलो कर रही है बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, चाहे आप इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए। पांडे जी, तारिक अहमद साहब को सुन रहे हैं आप? खोटे लोग हैं ये। आवाज आ रही है अहमद साहब की आपके पास? आवाज आ रही है अहमद साहब की आपके पास? नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही। क्या कहा उन्होंने? तारिक अहमद साहब की आवाज भी भैया मैं पीसीआर टीम से कहूंगा कि उमाशंकर पांडे जी के कानों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि तारिक अहमद साहब जो साफ तौर पर आवाज और जो बातें उठा रहे हैं वो पांडे जी तक नहीं पहुंच पा रही है। पांडे जी मैं बता देता हूं, तारिक अहमद साहब कह रहे हैं कि हमने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया, हमने ये कह दिया कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, पहले आप उस चीज को कर चुके हैं, बीजेपी अब कर रही है। जवाब दीजिए पांडे जी। देखिए, शायद समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो इस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने अच्छी तरीके से देख लिया है। ट्विटर पर चढ़े हुए अखिलेश यादव जी ट्विटर के नीचे कभी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतने सारे जनता के मुद्दे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो जनता के मुद्दों पर लगातार सीना ठोक के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बने हुए भारतीय जनता पार्टी की पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं। तारिक अहमद साहब, यादव कहाँ उतरे? आप भी बी टीम बने हुए हैं। लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जवाब दे रहा हूं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुकदमे हो रहे हैं, ईडी और सीबीआई से डरने वाले ये लोग ये कांग्रेस पार्टी को सिखाएंगे जी। हंसी आती है हो गया ऐसे लोगों के ऊपर। हो गया पांडे जी, हो गया। नहीं जवाब दीजिए अहमद साहब, जवाब दीजिए, वो तो बोल ही रहे हैं। आप इनको रोकिए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता ये कांग्रेस को क्या सिखाएंगे? चलिए मैं अब कांग्रेस का असली चेहरा दिखा रहा हूँ। आजादी के पहले से लड़ रही है, मैं कांग्रेस का असली चेहरा अब दिखा रहा हूँ। पांडे जी, तारिक साहब कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का असली चेहरा दिखा रहा हूँ, ऐसे मसलों पर हमेशा कांग्रेस पलट जाती है। असली चेहरा देख लीजिए, तारिक अहमद साहब बता रहे हैं जी। पांडे जी ज्यादा उछलिए नहीं, आप बोलिए अहमद साहब, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए अब। हाँ देखिए, मामला ये है, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ी जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों का शोषण करके उनका वोट हासिल किया है। और हमेशा ये पांडे जी भी उसी शोषणकर्ताओं में से रहे हैं कि अग्रिम जाति के आदमी है, और ये अग्रिम जाति की पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस। ये टोटल हमेशा से ब्राह्मणवाद का काम करती थी, आज यूपी में ठाकुरवाद हो रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम हम है। अरे भैया,
और हम कहीं नहीं है, तो भैया 40 साल से आप गायब हो हिस्ट्री से, यूपी के इतिहास से गायब कर दिया आपको जनता ने, और यही समाजवादी ने आपको कूट कूट के गायब किया है। अगर आपके नेताजी राहुल जी उंगली न पकड़वाते हम लोग, तो आज बिल्कुल पैदल हो गए होते। और देख लीजिए क्या हाल हुआ उनका, हमने एक बार जब उंगली नहीं पकड़ाई उनकी, यहाँ यूपी छोड़ के उनको भागना पड़ गया। तो विपक्षी डरपोक है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र। क्या ऐसा तो नहीं? तारिक अहमद साहब, उमाशंकर पांडे जी, देखिए आप दोनों ही विपक्ष में हैं इस दरमियान। यूपी में आप तारिक अहमद साहब और बाकी सदन में दिल्ली में पांडे जी, तो ऐसे में आप दोनों तो विपक्ष में हैं। अब जब विपक्षी एकजुट नहीं होगा तो सरकार, जो कहते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा तो होता ही है, तो इसलिए सरकार अपनी चीजें कर लेती है। हम सत्ता पक्षी मान रहे कांग्रेस को, ये कांग्रेस की देन है सारी सत्ता की, चाहे एनपीआर, चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, चाहे जो हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, ये सब कांग्रेस की बदमाशी है, जिसको अब इनकी बी टीम बीजेपी आगे बढ़ा रही है। तारिक अहमद साहब, देखिए कहावत है, ठीक है पांडे जी आपकी बात आई, अब समय नहीं, चर्चा को आगे ज्यादा नहीं ले जा पाऊंगा। हम समाजवादी वाले लोग पांडे जी, बैठे थे, तारिक अहमद साहब, देश की तरक्की नहीं हो रही थी। 1989 से बैठकर हम लोग तरक्की की है, कांग्रेस से तरक्की कभी नहीं की। आगे मसला समझ में आ गया, जनता के मन में भी चीजें समझ में आ गई। पांडे जी, तारिक अहमद साहब, देखिए इस तरह की आरोप, इस तरह की टिप्पणी तो मत कीजिए। देखिए दिक्कत यह है कि न जाने राजनीति चूंकि संभावनाओं के आधार पर चलती है, ऐसा ना हो फिर कल राहुल गांधी अखिलेश भैया के साथ खड़े हो जाएं फोटो खिंचाने के लिए मंच पे, जैसे बहन जी के साथ हो गया था। तो इसलिए इस तरह की बातें तो नहीं कि दुम वहां साफ है या हमने दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि संभावनाओं का कुछ नहीं है। अभी नेताजी चाहेंगे, अखिलेश भैया, तो फिर से राहुल बाबा के साथ हो जाएंगे या फिर से बहन जी आ जाएंगी। तो इसलिए कम से कम ऐसी तो व्यवस्था मत करिए कि एक दूसरे से नजरें भी ना मिला पाए। पांडे जी, क्या ठीक नहीं कि इस तरह की टीका टिप्पणी तो नहीं? सर मैं एक बात कहूंगा, मैंने बाकायदा विरोध किया था जब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया था। मैं बहुत ही गंभीर कांग्रेस विरोधी आदमी हूँ, मैं समाजवादी, मैं सेकुलर आदमी हूँ। कांग्रेस और बीजेपी कम्युनल लोगों की पार्टी है, कम्युनल लोगों की पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस। चलिए बीजेपी लगाए हैं। माफी चाहूंगा, आगे नहीं बढ़ा सकता इस चर्चा को, रोकूंगा आपको पांडे जी और तारिक अहमद साहब, लेकिन इतना जरूर करूंगा जाते जाते कि देखिए विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ा स्तंभ है। विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। विपक्ष वो सारी चीजें करता है जो सरकार ने अनदेखा करती है, और यही वजह होती है कि विपक्ष जब हल्ला बोल करता है एकजुट होकर, तो सरकार को झुकना भी पड़ता है। लेकिन अगर विपक्ष में ही इस तरह की स्थिति रहेगी, हर कोई अपने अपने हित के लिए, अपने अपने वोट बैंक के लिए चीजें करेगा, अपने अपने आप को साधने की कोशिश करेगा, तो शायद इसमें तीसरे का फायदा जरूर होगा और फिर वही फैमिली प्लानिंग वाला चुनाव संपन्न हो जाएगा। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, और इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है